डियर सर, ये ईमेल अभिषेक अरोड़ा केस के बारे में है जो स्वराज नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। वहां से आपको इस केस की फाइल मिल जाएगी। आपको पता चलेगा कि दरअसल पिछले महीने हुआ क्या था। पुणे के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को आया एक ईमेल जिसने सारी पुलिस फोर्स को चौंका दिया। 1 महीना पहले हुई थी एक गलती, एक बहुत महंगी चूक। कौन था अभिषेक अरोड़ा और क्या था ये केस? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं कोमल, वो वही पुराना माइग्रेन का दर्द। भैया मैं आपके लिए जूस बना के लाती हूँ, आपको बेटर फील होगा। भैया अभी थोड़ा ठीक लग रहा है? नहीं कोमल, सर में बहुत भारी भारी सा लग रहा है। कुछ खा लीजिए, मैंने ना खिचड़ी बनाई है। नहीं, मुझसे खाया नहीं जाएगा। भैया खाली पेट माइग्रेन और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा खा लीजिए। नमक ठीक है ना भैया? परफेक्ट है। वैसे आपको ये सर दर्द शुरू कब हुआ? लंच के बाद से। पहले हल्का था, फिर अचानक से बढ़ गया। मुझे लगता है कल आपको ऑफ ले लेना चाहिए। थोड़ा रेस्ट करेंगे तो बेटर फील करेंगे। देखते हैं। वैसे कल के लिए बहुत काम पड़ा है ऑफिस में। भैया भैया क्या हुआ? कोमल, वॉमिटिंग हो रही है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। भैया हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। भैया आराम से भैया। कोमल, भैया कोमल, भैया एक मिनट। भैया नहीं हो पाएगा। एम्बुलेंस बुलवा लो जल्दी। डॉक्टर, भैया ठीक तो है ना? हाँ, लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। भैया को माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है। फूड पॉइजनिंग से तो माइग्रेन और भी बिगड़ सकता है। तो क्या उन्हें एडमिट करना होगा? रख सकते हैं 1 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए, या मैं जल्दी असर करने वाला एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसका आधे घंटे में असर होगा। फिर आप उन्हें घर भी ले जा सकती हैं, या जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करें। भैया हॉस्पिटल में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो आप वो इंजेक्शन ही उन्हें लगा दीजिए।
अब आप काफी बेटर हाँ, लग रहे हैं भैया। मच बेटर। मैं तो बहुत डर गई थी। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इस माइग्रेन का जरूर कुछ करना होगा। सोच रहा हूँ योगा वगैरह स्टार्ट कर दूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। हाँ कोमल, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। उस रात की टेंशन को कोमल अरोड़ा जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी, लेकिन जब दिन निकला तो वो मनहूस दिन अपने साथ मुश्किलों का और भी बड़ा पहाड़ लेकर आया। आज दूध का थैली रखना भूल गई क्या दीदी? सॉरी भैया, भूल गई थी। अरे कोमल, तू इतनी सुबह सुबह, क्या बात है? कविता दी, वो अभिषेक भैया उठ नहीं रहे हैं। उठ नहीं रहे मतलब? कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गई। वहां से आने के बाद वो सो गए थे, लेकिन अभी उठ ही नहीं रहे हैं। प्लीज जल्दी चलिए दीदी। अभिषेक उठो, अभिषेक। कोमल, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं फर्स्ट फ्लोर वाले राजेश जी को फोन करती हूँ। हाँ कविता, बोलो। राजेश जी, अभिषेक के फ्लैट पे आना, इमरजेंसी है। अभिषेक क्या हुआ कोमल? कल ऑफिस में लंच के बाद से उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, और रात को तो मैं उन्हें हॉस्पिटल भी लेके गई थी। कोमल, इसे वापस हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये कुछ सीरियस है। व्हाट नॉनसेंस! एम्बुलेंस सर्विस है या मजाक है? आपने कहा था 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, आधा घंटा हो चुका है। पेशेंट यहाँ सीरियस है। सीरियस का मतलब समझते हो आप लोग? अभी कहाँ पहुंचे हो? एम्बुलेंस वाले को और 20 मिनट लगेंगे। मेरी कार में ले चलते हैं, एक मिनट इंपॉर्टेंट है। हम सो सॉरी, तुम्हारे भैया नहीं रहे। कोमल संभालो, कोमल संभालो अपने आप को। आप लोग जब उन्हें यहाँ लेकर आए थे वो पहले ही जा चुके थे, डेड ऑन अराइवल। ये एक्सीडेंटल डेथ का केस है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। कोमल संभालो, कोमल संभालो अपने आप को। क्या बकवास कर रही है कोमल? क्या बात कर रही है कोमल? कैसे हुआ ये सब कुछ? अगर वो बीमार था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या जरा भी होश में नहीं थे जब आप उन्हें यहाँ लेके आए? जी नहीं इंस्पेक्टर, कविता ने मुझे फोन करके बुलाया और उसके तुरंत बाद कार में हम उसे हॉस्पिटल ले आए। शायद रास्ते पर ही जब आपने उन्हें उठाने की कोशिश की तो कुछ आवाज, कुछ मूवमेंट? नहीं इंस्पेक्टर, एक्चुअली कोमल मेरे पास भागी भागी हुई आई। वो डरी हुई थी। उसने कहा कि वो दूध लेकर अपने भैया को देखने गई तो वो चुपचाप लेटा हुआ था। उसने मुझे बुलाया और मैंने जाकर उसको जगाने की कोशिश की, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जब सुबह उन्हें देखने गई, डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद वो बेटर फील कर रहे थे। इनफैक्ट घर वापस जाते वक्त टैक्सी में उन्होंने मुझसे बात भी की। घर लौटने के बाद जब सोए तो रात को कभी उठे? आवाज दी आपको? नहीं, एक्चुअली मैं बाहर सोफे पे बैठे बैठे सो गई थी। सुबह जब दूध लेके मैं उनके कमरे में गई तो देखा वो ऐसे ही पड़े हुए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। घर पे और कोई नहीं रहता? जी नहीं, सिर्फ मैं और भैया।
2 साल पहले मम्मी की डेथ हो गई। बाकी कोई रिश्तेदार? जी, हम लोग इंदौर से हैं। भैया से बड़ी दीदी दलजीत दीदी, वो वही रहती है, और हमारी सबसे बड़ी दीदी रजविंदर दीदी, वो लखनऊ रहती है। ठीक है, अभी बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बॉडी आपको मिलेगी। अभिषेक अरोड़ा की मौत को एक एक्सीडेंटल डेथ करार दिया गया, लेकिन 1 महीने के बाद पुणे के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को आए एक ईमेल ने शक का पिटारा खोला और जुर्म की बू फैलने लगी। सर, ये ईमेल आया है, एक बार पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। लगता है मामला सीरियस है। डियर सर, ये ईमेल अभिषेक अरोड़ा केस के बारे में है जो स्वराज नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। वहाँ से आपको इस केस की फाइल मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि दरअसल पिछले महीने हुआ क्या था। केस एक्सीडेंटल डेथ करार देके क्लोज किया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मौत किसी दुर्घटना के कारण हुई है। अभिषेक की हत्या हुई है। अगर आपको कुछ भी जानना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर दिया है नीचे। सर, इस नंबर पे फोन करो। पहले स्वराज नगर थाने से अभिषेक अरोड़ा की फाइल मंगवाओ। किसने मंगाई है फाइल? एसीपी साहब के ऑफिस से रिक्वेजिशन आई है। ये एक ही फाइल मंगाई है अभिषेक अरोड़ा की कि और भी है? फिलहाल तो एक ही मंगाई है। ठीक है, भेज दो। अभिषेक अरोड़ा केस इंचार्ज मंगेश खरे को अभी के अभी बुलाओ। सर, अभिषेक अरोड़ा को माइग्रेन प्रॉब्लम था, वो दवाई भी लेता था उसके लिए। उस रात जब उसको बहुत दर्द हो रहा था तो उसकी बहन कोमल अरोड़ा उसे हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे ट्रीट किया ये कह के फूड पॉइजनिंग है। वहां से इलाज के बाद वो घर लौटा और जब सुबह नहीं उठा तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डेड ऑन अराइवल केस है सर। आगे? फिर सर मैंने स्टेटमेंट्स लिए सबके और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। आगे? 3 दिन बाद बॉडी फैमिली को सौंप दी सर। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आई थी तुम्हारे पास? उसके बाद सर। उसके बाद मतलब क्रियाक्रम के बाद? यस सर, क्रियाक्रम के बाद। क्रियाक्रम के कितने दिन बाद पीएसआई खरे? सर कुछ 5-6 दिन बाद। 8 दिन बाद? करेक्ट सर, 8 दिन बाद। तो फिर क्या किया तुमने? फिर सर मैं उनकी बिल्डिंग में गया। अरोड़ा के फ्लैट में ताला लगा हुआ था, तो मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन दोनों ने कहा कि कोमल अरोड़ा अपनी बहन दलजीत छाबड़ा के साथ इंदौर चली गई, वहीं रहने। ये लोग बेसिकली सर वहीं से बिलोंग करते हैं। फिर कुछ नहीं सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तुमने? यस सर, पढ़ी। तो फिर उसके बाद केस में फॉलो अप क्यों नहीं किया पीएसआई मंगेश खरे? और तुमने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में इसे एक्सीडेंटल डेथ लिख दिया। पंचनामा हुआ था बॉडी का? यस सर, हुआ था। जख्म देखे थे तुम? जी सर। तुमने जख्म देखे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी और उसके बाद एक्सीडेंटल डेथ लिख दिया, जबकि सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि अभिषेक अरोड़ा का मर्डर हुआ था। सर मैंने कोमल अरोड़ा और उसकी बाकी बहनों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग ट्रेसेबल नहीं थी सर। नॉनसेंस पीएसआई करे, नॉनसेंस। ये मुझे एक ईमेल मिलती है और ईमेल में लिखा जाता है कि अभिषेक अरोड़ा की फाइल फिर से देखी जाए। ये मेल भेजने वाला कौन है? डियर सर, ये ईमेल अभिषेक अरोड़ा केस के बारे में है। केस एक्सीडेंटल डेथ करार देके क्लोज किया गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मौत किसी दुर्घटना के कारण हुई है। मैं चाहता था कि मेल झूठ साबित हो, इसीलिए मैंने पहले वो अभिषेक अरोड़ा की फाइल मंगवाई। लेकिन फाइल के पहले पन्ने पर ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिससे मालूम होता है कि एक मर्डर के केस को एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर किया गया, एडीआर और केस क्लोज किया गया। जब तुमने जख्मों के निशान देख लिए थे
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ ली थी तो तुमने तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्रिमेशन के बाद आई, और जब मैंने जख्म देखे थे तो कोमल अरोड़ा से पूछा था कि किसी पे शक है, कोई झगड़ा हुआ, तो उसने साफ बोला नहीं। क्या बात कर रहे हो पीएसआई करे? इस केस में किसी ने शिकायत नहीं की सर। तो तुम खुद शिकायत करता क्यों नहीं बन गए? अगर ये महिला की ईमेल नहीं आई होती तो ये केस एक परफेक्ट क्राइम की मिसाल बन जाता। एक आदमी की हत्या हुई है और उसे एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर किया गया। किस लिए? इसलिए नहीं कि पंचनामे में कोई चूक थी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चूक थी, बल्कि इसलिए कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के द्वारा भयंकर लापरवाही की चूक की गई है। जोगलेकर, अभिषेक अरोड़ा केस की फाइल रीओपन करो, उसका चार्ज ले लो। आईपीसी 302 के तहत एफआईआर दर्ज करो और इसकी शिकायतकर्ता पुलिस ही होगी। वो लड़की कोमल अरोड़ा और उसके वो दोनों पड़ोसी राजेश और कविता, तीनों को उठवाओ। देखो, इस केस की मुझे डेली रिपोर्ट चाहिए। इस केस में मर्डर सिर्फ अभिषेक अरोड़ा का ही नहीं हुआ बल्कि हमारी कानून व्यवस्था का भी हुआ है, और वो भी हमारे अपने ही डिपार्टमेंट के हाथों। समझा सर। एसीपी ऑफिस से अभिषेक अरोड़ा की फाइल मंगाओ तुरंत। डिपार्टमेंट की चूक है, डिपार्टमेंट को ठीक करनी है। सर, अभिषेक अरोड़ा का बंद केस दोबारा खुला। एक नई इन्वेस्टिगेटिव टीम ने बागडोर संभाली। एक माइग्रेन के मरीज का फूड पॉइजनिंग और दवाइयों के कॉकटेल से एक्सीडेंटल मौत का केस अब एक ऐसा मर्डर केस साबित होने जा रहा था जिसमें इंसानी रिश्तों में आने वाले टेढ़े मेढ़े मोड़ रोशन होने जा रहे थे। सर कोमल ऐसी हड़बड़ाई हुई आई कि बस उसकी मदद करने के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। तो आपने लाश पर कोई जख्म के निशान नहीं देखे? नहीं सर, मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। सर, अभिषेक और मैं अच्छे दोस्त हैं और मुझे शुरू से मालूम था कि अभिषेक को माइग्रेन का बहुत पुराना प्रॉब्लम है। अभिषेक और कोमल के बीच कोई झगड़ा? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन अभिषेक बहुत ही डिसेंट इंसान था, अच्छी पोजीशन पे था और यहाँ उसके 2 फ्लैट्स थे, एक जिसमें वो रहता था और दूसरा बगल वाला जो उसने हाल ही में खरीदा था। कोमल इस वक्त अपनी बहन दिलजीत के साथ इंदौर में रह रही है? जी सर, क्रियाक्रम के 2 दिन बाद ही वो लोग यहाँ से चले गए थे। एक्चुअली दिलजीत नहीं चाहती थी कि कोमल पुणे में अकेली रहे। हेलो, दलजीत छाबड़ा? हाँ जी। दलजीत जी, मैं पुणे पुलिस स्टेशन से पीआई सुनील जोगलेकर बोल रहा हूँ। हाँ सर, कहिए। हमने आपके भाई अभिषेक अरोड़ा का केस रीओपन किया है। सबसे पहले तो हम अपने डिपार्टमेंट की ओर से आपसे सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि पिछली बार इस केस की तहकीकात ठीक तरीके से नहीं की गई। आपका शक सही है, आपके भाई अभिषेक अरोड़ा की मौत एक्सीडेंटल नहीं है, उनका कत्ल हुआ है। पिछली बार तहकीकात में चूक हुई है, लेकिन इस बार नहीं होगी। थैंक यू इंस्पेक्टर कि आप लोगों ने मेरे मेल को सीरियसली लिया। दरअसल मुझे काफी कुछ खटक रहा था। अभिषेक के क्रियाक्रम के 1 हफ्ते बाद मेरा डाउट पक्का हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। कोमल आपके साथ ही रह रही है? हाँ जी, बिल्कुल यही है। दलजीत जी, क्रियाक्रम के 1 हफ्ते बाद ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको ये शक हुआ? इतनी जल्दी भी क्या है कोमल? अब इंतज़ार करने का कोई खास कारण भी तो नहीं है ना दीदी। वैसे भी मैं पुणे में कब तक रहूँगी? इंदौर या उसके आसपास मुझे भी तो घर चाहिए, अपने खुद का घर। मेरी बहन कोमल का सारा दुख दर्द तभी तक था जब तक अभिषेक का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। कोमल को अभिषेक के फ्लैट्स और गाड़ी बेचने की बड़ी जल्दी लगी थी, अजीब सी जल्दी। एक तरफ हम 2 बड़ी बहनें हमारे इकलौते भाई को बेवक्त होने का शौक मना रहे थे, और ये कोमल जो 4 साल भाई के साथ रही थी, फिर भी उस पर कोई खास फर्क ही नजर नहीं आ रहा था। कोमल, कहाँ जा रही हो? ऐसे ही थोड़ी फ्रेश हवा खाने, और थोड़ी चाट भी। आप खाएंगे? आपके लिए भी ले आऊं? नहीं, जितनी जल्दी, जितनी आसानी से वो एकदम से नॉर्मल हो गई, तब मुझे खटकने लगा कि कोमल को अभिषेक के मौत का कोई दुख नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आपके भाई अभिषेक अरोड़ा का कत्ल आपकी बहन कोमल ने किया? रब करे ये झूठ हो। अभिषेक हमारा इकलौता भाई था, बहुत प्यार करता था सबसे,
और जरूरत हो तो दिल खोल के मदद भी करता। फिर कोमल उसका कत्ल क्यों करेगी? जी दीदी, आपको पुणे पुलिस से फोन आया था? क्यों पूछ रही है? क्योंकि मुझे आया है। पुणे बुलाया पूछताछ के लिए। अब भैया तो गए, क्रियाक्रम तक हो गया, अब वापस क्यों केस खोल रहे? पुलिस का काम वही जाने, जो कह रहे चुपचाप कर ले। और कोई चारा भी तो नहीं है। कहते अगर तुम पुणे नहीं आई तो तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट निकालेंगे। पता नहीं अब मुझसे ऐसा क्या पूछना है जो उन्हें मालूम नहीं है। एक महीने पहले मैं सारे सवालों के जवाब दे चुकी हूँ। अब 1 महीने बाद ये नए सवाल कहाँ से खड़े हो गए? सवाल नए नहीं है, ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया था कि क्या आपको किसी पर शक है, और मैंने तब भी कहा था मुझे किसी पर कोई शक वक नहीं है। लेकिन हमें शक है, बल्कि शक ही नहीं यकीन है कि अभिषेक अरोड़ा की मौत बीमारी से नहीं बल्कि साजिश से हुई है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मिस कोमल अरोड़ा, क्या तुमने अपने भाई अभिषेक अरोड़ा की जान ली है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं अपने भाई को क्यों मारूंगी? मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको फूड पॉइजनिंग था और साथ में माइग्रेन भी। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो घर आए, सो गए, लेकिन अगली मॉर्निंग उठे ही नहीं। अब इन सब में मेरा मेरे भाई का मर्डर करने का एंगल कहां से बनता है? तुम्हारा भाई बीमार जरूर था, लेकिन उसकी मौत बीमारी से नहीं हुई। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अभिषेक अरोड़ा की जिस्म पर निशान थे, नाखूनों के निशान, गला दबाने के निशान, झड़प के निशान। अब तुम्हारे लिए इस बात से इनकार करना बड़ा मुश्किल होगा कि तुमने अपने भाई की बॉडी पर किसी तरह के कोई निशान देखे ही नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई निशान नहीं देखे। आप लोग मुझे फंसा रहे हैं। मिस कोमल अरोड़ा, अगर तुमने जख्मों के निशान देखे भी होते तब भी तुम दुनिया में इस बात का ढिंढोरा तो नहीं पीटती कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें सब कुछ सच लिखा गया है, पंचनामा किया गया था, और उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे भाई के जिस्म पर निशान है, खरोंचों के निशान, नाखूनों के निशान। तुम और तुम्हारा भाई अभिषेक फ्लैट में अकेले रहते थे ना? जिस रात अभिषेक की जान गई उस रात भी तुम दोनों अकेले ही थे। अब एक बात तो तय है कि अभिषेक का कत्ल तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। अब अभिषेक खुद तो अपनी जान नहीं ले सकता, तो बची कौन? तुम। मिस कोमल अरोड़ा, इस गलतफहमी में मत रहना कि हम पुलिस वाले औरतों के साथ सख्ती से पेश नहीं आते। ये जो हमारी महिला कांस्टेबल है ना, ये आरोपियों को बरसों याद रहती है। आपकी कोई भी महिला कांस्टेबल या ऑफिसर अगर मेरी जगह होती ना तो वही करती। क्या करती हो? कुछ सवालों के जवाब सुनने के लिए हिम्मत चाहिए होती है इंस्पेक्टर। बकवास बंद करो मिस कोमल अरोड़ा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुमने अपने भाई अभिषेक अरोड़ा को जान से मार डाला? हाँ, मैंने अपने सगे भाई अभिषेक अरोड़ा को जान से मार डाला। क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो आदमी भाई बहन के रिश्ते के नाम पर कलंक था। वो मुझे। मिस कोमल अरोड़ा, तुम्हारे भाई अभिषेक अरोड़ा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? क्या किया था जिसकी वजह से तुमने उसकी जान ले ली? अभिषेक को उसके कर्मों का फल मिला, मेरी जिंदगी तबाह करने की सजा। भैया, मैं आपके लिए जूस बना के लाती हूँ, आपको बेटर फील होगा। मेरे भैया का अचानक बीमार होना एक एक्सीडेंट जरूर था, पर उसकी मौत नहीं। उस रात मैंने उसके जूस में नींद की गोलियां मिला दी। मुझे मालूम था कि उन गोलियों की वजह से अभिषेक को उल्टियां होंगी। भैया, भैया क्या हुआ? कोमल, वॉमिटिंग हो रही है और
और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। भैया हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं हो पाएगा, एम्बुलेंस बुलवा लो जल्दी। हाँ कोमल बोलो। बाबू मुँह से उल्टियाँ हो रही हैं। जितनी गोलियां बोली थी उतनी दी है ना? हाँ 4 गोलियां मिलाई थी जूस में। कौन है ये बाबू? मेरा दोस्त है। कैसा दोस्त? ऐसा दोस्त जो मेरे दर्द को समझता है। बापू और मेरी दोस्ती इंदौर की है, जहाँ से मैं हूँ, और वो भी। मैं उसे सब कुछ बताती थी, सब कुछ। उसने मेरी तकलीफ दूर कर दी, अभिषेक से छुटकारा दिला दिया। मैंने इंतजार किया अभिषेक के सो जाने का। और फिर मैंने वही किया जो हमने प्लान किया था। मैंने शोर मचाया, कविता दी को बुला कर लाई, उन्होंने राजेश जी को बुलाया, और फिर हम अभिषेक की लाश को लेके हॉस्पिटल गए। अपने सगे भाई से इतनी नफरत? ऐसी भी क्या दुश्मनी थी कि तुमने अपने सगे भाई को जान से मरवा दिया? मैंने कहा था आपसे, सुनने की हिम्मत नहीं होगी आपकी। हिम्मत तुम जुटाओ और ये बताओ कि तुमने अपने सगे भाई का कत्ल क्यों किया? भैया पानी। थैंक यू। और तुम्हारी कंप्यूटर क्लास कैसे चल रहा है कोमल? बहुत बढ़िया भैया, इनफैक्ट मैंने बेसिक प्रोग्रामिंग जावा तो कंप्लीट भी कर लिया। वेरी गुड, इसी तरह मेहनत करती रहो कोमल। वैसे ऑन सेकंड थॉट मुझे लगता है अगर सिर्फ मेहनत करती रहोगी तो बहुत बोर हो जाओगी, थक जाओगी तुम। थोड़ा एंजॉय करना भी जरूरी है। तुम्हारा मन नहीं करता अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाओ, मॉल जाओ, मूवीज देखो? क्यों नहीं करता भैया, इनफैक्ट मैं अपनी क्लासेस की फ्रेंड्स के साथ बहुत बार जाती हूँ। कोमल, एक बहुत अच्छी मूवी इस वक्त मेरे पास भी है, देखोगी? अभी? आजा आजा कोमल, बैठ, ये देख, बहुत ही कूल है। भैया ये आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? अरे इसमें स्टोरी भी है, तुझे पसंद आएगी। मेरा खुद का बड़ा भाई मुझे पोर्नोग्राफी दिखा रहा था। कब की बात है? 2 साल पहले शुरू हुआ ये सब। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उसे पता नहीं चलता था कि मुझे कितनी गेन आ रही है। शायद उसे पता था, और उसे उन्हीं सब में कोई गंदा सा मजा भी आ रहा था। मैं जितना हो सकता उससे दूर रहती, पर वो मुझे बार बार समझाने की कोशिश करता कि मैं उसके साथ सोने के लिए राजी हो जाऊं। सर सोचिए, कितनी भद्दी बात, कितनी घिनौनी बात कह रहा था वो मुझसे। कभी वो दिन रात वही बात करता, तो कभी उन्हें लगता कि मुझे पॉर्न फिल्में दिखाने से मेरा मन बदल जाएगा। लेकिन मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो और ठीक होता जा रहा था। ऐसी भद्दी बातें करता, हरकतें करता। कभी मुझसे मेरे कपड़ों का साइज पूछता, तो कभी इनर्स का। मैं बहुत डिप्रेस रहने लगी थी, खुद से ही शर्म आने लगी थी मुझे।
मेरे ही घर में मुझे इस तरह टॉर्चर किया जा रहा था, और वो भी मेरे अपने सगे भाई के हाथों। तंग आ गई थी मैं। फिर ये बोझ मैंने अपने दोस्त बाबू के साथ हल्का किया। कमाल करती हो यार, इतने महीनों से चलता आ रहा है फालतूपना और तुम झेलती आई हो। बाबू बड़ा भाई है वो मेरा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई क्या होता है उस कुत्ते को क्या मालूम। साला विकृत है, विकृत पागल है। पागल तो वो मुझे कर छोड़ेगा। प्लीज बाबू, प्लीज कुछ करो, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक काम करो, खत्म ही कर दो साले को। ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है? रोज इतने लोगों का मर्डर होता है, उसमें क्या है? वो मेरा सगा भाई है। मैंने कहा ना उसको कभी भाई नहीं बोला। साला भाई के नाम पे धब्बा है, धब्बा। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मरना तो से है ही। मुझे बाबू की बात सही लगी और मैंने बाबू और जावेद को पैसे दिए मेरी हेल्प करने के लिए, और फिर हमने अभिषेक को मार डाला। फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या अभिषेक ने कभी आपके साथ जबरदस्ती की थी? आपका इशारा रेप की तरफ है तो नहीं। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और उसका नाम खराब होगा पूरी दुनिया में। तो आप अभिषेक के इस अश्लील बर्ताव को लेकर भी चीख चिल्ला सकती थी, अपने घर में किसी से बात कर सकती थी। 2 साल तक ये सब बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं सर, मजबूरी थी। अगर मैं दुनिया को ये बताती कि मेरा सगा भाई मेरे साथ ये सब कर रहा है तो कौन मेरा विश्वास करता? और फिर अभिषेक का अच्छा नाम था। वो कहता कि मैं उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ या मैं पागल हूं। कुछ भी करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी सर। पर कत्ल करने की हिम्मत आ गई। मैंने कहा ना सर, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मिस कोमल अरोड़ा, किसी की जान लेना या कत्ल कर देना कोई चारा या उपाय नहीं होता। अगर किसी की जान लेने से ही अन्याय मिटता ना तो अब तक ये सारी दुनिया मिट गई होती। बाबू और जावेद कहाँ हैं? इंदौर। अब वही के है। कितने पैसे दिए तुमने उन्हें? 1 लाख की बात हुई थी, 50,000 दे चुकी हूँ, बाकी के 50 देने हैं। तुम अभी बाबू को फ़ोन करो और उसे कहो कि उसके बाकी के पैसे तैयार हैं। वो जल्द से जल्द जावेद को लेकर पुणे आए और अपने पैसे लेकर जाए। और कोमल ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा? सर, कोमल का एक दोस्त है बाबू, टैक्सी ड्राइवर है। हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। वो कल पुणे आ रहा है अपने बाकी के पैसे लेने। हमने कोमल से फ़ोन करवाकर उसे यहाँ बुलवाया। इस बाबू की पूरी ग्रिलिंग करो और देखो उसकी और कोमल के स्टेटमेंट्स मैच करते हैं कि नहीं। यस सर, दैट्स द प्लान। कोमल की 2 बहनें हैं, अजीब सी बात है। उसने अपनी प्रॉब्लम के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया? नो सर, इनफैक्ट मैंने जब ये बात कोमल की बड़ी बहन दलजीत को बताई, वो खुद इस बात को सुनकर बहुत हैरान हुई। नहीं, मैं नहीं मानती ये बात। मेरा भाई अभिषेक ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन दलजीत जी, आपकी बहन कोमल ने खुद इस बात को कबूल किया है कि इसी वजह से उसने बाबू की मदद से अभिषेक का कत्ल किया है। बाबू, वो टैक्सी ड्राइवर, उसका दोस्त? जी जी। ये सच नहीं हो सकता। उसने मेरे और रजविंदर के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, ना किसी और लड़की के साथ। इंस्पेक्टर, हम उसकी नस नस से वाकिफ थे। देखिए दलजीत जी, हम आपके भाई अभिषेक पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि आपकी बहन कोमल ने खुद यह बयान दिया है कि अभिषेक उसे इस तरह परेशान करता था। पता नहीं ये कोमल अभिषेक को इस तरह जलील करने पे क्यों तुली हुई है। सर, हमारे भाई ने हमारे माँ बाप की बड़ी अच्छे से देखभाल की। हम तीनों बहनों के लिए माँ बाप जैसा सहारा बना रहा। आप इतना समझ लीजिए, कोमल ये सब सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रही है, बाकी ये सब बातें झूठ है, बकवास है। झूठ और सच फिलहाल इस केस में काफी धुंधले हैं दलजीत जी। जल्द ही धुंध हटेगी और सच्चाई उभरेगी। घरों की 4 दीवारियों में कभी कभार ऐसा होता है जो बाहर शायद किसी अजनबी के साथ भी नहीं होता। सर, कोमल ने अपने भाई अभिषेक अरोड़ा पर जो आरोप लगाया है वो बहुत ही संगीन और शॉकिंग है।
और सबूत कोई नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरह इस केस में कुछ हाथ लगे तो कुछ होगा, फिलहाल तो ब्लैंक स्लेट, कोरा कागज। इस टैक्सी ड्राइवर बाबू के इंटरोगेशन के बाद ये कोरा कागज भरना शुरू हो जाएगा। अब ये केस एक कत्ल का ही केस नहीं, इसमें एक जिंदा लड़की और मरे हुए आदमी दोनों की इज्जत दांव पे है। एक बहन ने भाई पर इल्जाम लगाया था कि भाई उसका यौन शोषण करने का प्रयास कर रहा था। इस इल्जाम का पुष्टिकरण संभव नहीं था क्योंकि भाई को बहन ने मौत के घाट उतार दिया था। मौजूदा माहौल में कोमल का बयान सबूतों के खंभों पर नहीं खड़ा था और इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से हल्का था। अब को एक्यूज्ड बाबू का बयान बहुत ज्यादा मायने रखता था। बाबू 50,000 लेने आया है। आप लोग कौन है? कोमल ने भेजा है हमें, चलो हमारे साथ। अरे एक मिनट, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? अरे देखिए, मुझे पहले कोमल से बात करनी है। और मुझे तुझसे बात करनी है। डालो अंदर से। अरे किधर कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग मुझे? बाबू, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? नदीम शेख साहब। देखो नदीम, तुम्हारी दोस्त कोमल कोयल की तरह सब कुछ पहले ही गा चुकी है, इसलिए अब कोई मतलब नहीं बनता कि हम पहले तुम्हारी खाल उधेड़े और उसका तबला बनाए। बिना मिर्च मसाला लगाए फटाफट ये बताओ कि तुमने अभिषेक अरोड़ा को क्यों मारा। बाबू, अगर तुमने 5 मिनट में सब कुछ नहीं बताया तो ना तो तुम्हारे बदन पे खाल बचेगी और ना ही तुम्हारे जहन में कोई चाल बचेगी। साहब, वो कोमल का भाई अभिषेक बहुत ही गंदा आदमी था साहब। मतलब अपनी सगी बहन के साथ वो उसे गंदा करना चाहता था साहब। कितनी शर्म की बात है। लेकिन इतनी शर्म की बात जो कोमल अपनी बहन को नहीं बता पाई, उसने तुम्हें क्यों बताई, एक टैक्सी ड्राइवर को? साहब, टैक्सी चलाना मेरा पेशा है, लेकिन मेरी लोगों से बनती है साहब, पटती है। तो तुमने कोमल को पटाया? ऐसा नहीं है साहब। वो कोमल की बड़ी बहन दलजीत, वो अक्सर मुझे काम के लिए बुलाया करती थी साहब। कभी किसी पार्टी को घुमाना हो, इधर उधर जाना वगैरह वगैरह। इस तरह मेरी कोमल से बातचीत शुरू हुई और फिर दोस्ती। कोमल ने तुम्हें कब बताया कि उसका बड़ा भाई उसके साथ इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहा है? कोमल 2-3 महीने में एक बार इंदौर आया करती थी। पहले बहुत खुश रहती थी, लेकिन बाद में बहुत दुखी रहने लगी। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसने कभी कुछ बताया नहीं। फिर 2 महीने पहले एक रात उसका मुझे फ़ोन आया और रो रो कर उसने अपनी सारी बातें बता दी साहब मुझे। पागल तो वो मुझे कर छोड़ेगा। प्लीज बाबू, प्लीज कुछ करो। और तुम लोगों ने फ़ोन पर ही अभिषेक अरोड़ा के कत्ल का प्लान बनाया? नहीं साहब, प्लान नहीं बनाया, बल्कि मैंने ही कोमल को समझाया कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती उसकी है। तू डर मत, मार डाल उसको। उसने मुझसे मदद मांगी और दोस्ती खाते में मैंने काम कर दिया साहब। दोस्ती खाते में या तुम्हारे बैंक के खाते में 1 लाख आएगा इसलिए? नहीं साहब, वो जावेद को देने थे और फिर इधर उधर जाने का खर्चा वगैरह वगैरह साहब। मारा कैसे अभिषेक अरोड़ा को? साहब, उस रात कोमल का मुझे फ़ोन आया। वो बोली आ जाओ भाई बीमार है, और मैंने उसे बेहोश भी कर दिया है। वो उसे पहले हॉस्पिटल भी लेके गई थी साहब। तुम पुणे कब आए थे? साहब, कत्ल करने के 1 दिन पहले साहब। तो तुम अपने दोस्त जावेद के साथ कोमल के फ्लैट पर गए, वहाँ तुम लोगों ने अभिषेक अरोड़ा का गला घोंट दिया? जी साहब। फिर हम दोनों वहाँ से निकल गए साहब, लेकिन जाने से पहले पक्का कर लिया था कि वो मर चुका है। फ्लैट में दाखिल कितने बजे हुए थे? लगभग रात के 3 बजे। बिल्कुल गहरी नींद में। तो अभिषेक अरोड़ा का कत्ल करने के तुरंत बाद तुम लोग वहां से निकल गए? जी साहब, मैं और जावेद वहां से तुरंत निकल गए साहब। और तुम और जावेद पहले से उनका इंतजार कर रहे थे? उस रात कोमल का मुझे फ़ोन आया और वो बोली कि वो लोग हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं, तो हम कॉलोनी की दीवार फांद के वहाँ इंतज़ार करने लगे साहब। कोमल का दोबारा फ़ोन आया, वो बोली आ जाओ। हम ऊपर गए और काम किया और उसी रास्ते वापस आ गए साहब। उसके बाद कहाँ गए? साहब, लॉज में ठहरे 1 दिन के लिए, आराम किया और फिर अगले दिन इंदौर के लिए रवाना हो गए साहब। और उसके बाद कोमल से कोई बात नहीं हुई? हुई थी साहब। कोमल ने फ़ोन करके बोला कि बाकी के 50,000 वो बाद में देगी। उसके बाद हम इंदौर के लिए निकल गए साहब। तुम्हारा साथी जावेद मिर्ज़ा कहाँ है? वो इंदौर में है साहब। इंदौर में कहाँ?
सर, भगवान कसम मैं नहीं जानती ये कोमल इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रही है अभिषेक पर। और सबसे हैरत की बात तो ये है, मानो इस सब में इतना सा भी सच है तो हम दोनों बहनें मर गई थी क्या? हमें भनक तक नहीं लगने दी, जबकि कितनी बार यहाँ आके गई है। कोमल का कहना है कि उसे लग रहा था कि आप उसकी बात पर यकीन नहीं करें, इसलिए उसने ये बात आपको ना बताकर अपने उस दोस्त बाबू उर्फ नदीम शेख को बताई। फिर उन लोगों ने मिलकर आपके भाई का कत्ल कर दिया। वैसे कोमल पिछले 2 साल में इंदौर कितनी बार आई? आते जाते रहती थी। पर आपका ये पूछने का मतलब क्या है सर? सर मारिए मारिए बस साहब, मैं तो पैसों के लिए गया था बाबू के साथ, बाबू ने और पैसों का वादा किया था। तुम्हारा यह दोस्त बाबू, इसकी अभिषेक अरोड़ा के साथ क्या दुश्मनी थी? मैं तो इस बंदे का नाम तक नहीं जानता साहब। बाबू ने मुझे बोला आजा, अच्छे पैसे मिलेंगे, एक आदमी को जान से मारना है, और मैं चला गया साहब। बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम साहब। कोमल अरोड़ा को जानते हो? साहब बाबू जानता है साहब। अब तुम जो जानते हो वो हमें बताओ, उस रात क्या क्या हुआ? साहब जैसा मैंने आपको बताया, मैं तो बाबू के साथ गया था। फिर हम उस घर में दाखिल हुए और उस बंदे को जान से मार दी। बस साहब, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। जावेद मिर्ज़ा, जितनी कहानी तुम हमें सुना रहे हो उतनी कहानी हम पहले से जानते। तुम हमें ये बताओ कि तुम लोग कितने बजे निकले, कहाँ गए, कैसे गए, कत्ल कैसे किया और कौन कौन शामिल था उसमें, बोलो। इस केस में तो बड़े बड़े सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा, इन दोनों को नजरअंदाज करने की सीरियस चूक हो चुकी थी। अब पुलिस छाछ भी फूक फूक कर पी रही थी। हर स्टेटमेंट, हर सुराग, हर सबूत की बाल की खाल निकाली जा रही थी और इस सब का उद्देश्य था एक वाटर टाइट केस पेश करना। लेकिन इस कहानी में इसी बीच एक और नया ट्विस्ट आया जिसने हवा का रुख उल्टी दिशा में बदल दिया। हम उस घर से सुबह निकले साहब। सुबह मतलब? सुबह मतलब 7-8 बजे करीब। तुम और बाबू कोमल के घर में दाखिल कब हुए थे? उसकी एक रात पहले बाबू के पास कोमल का फोन आया और हम चल दिए। हाँ कोमल बोलो। बाबू, उसे उल्टियाँ हो रही हैं। जितनी गोलियां बोली थी उतनी दी है ना? हाँ, 4 गोलियां मिलाई थी जूस में। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। चल जावेद, टाइम आ गया। अभिषेक अरोड़ा का कत्ल करने के बाद तुम तीनों ने क्या क्या किया? साहब फिर हम उसके कमरे से बाहर आ गए। जावेद तू थक गया होगा, एक काम कर, थोड़ी देर सोफे पे सुस्ता ले, हम कुछ देर में निकलेंगे, ठीक है? तो तुम लोग कत्ल के तुरंत बाद वहां से नहीं निकले? नहीं साहब, मैं थोड़ा देर सोया वहां पर, फिर उसके बाद निकले हम। और बाबू और कोमल दोनों एक साथ थे कोमल के कमरे में? जी साहब। मिस कोमल अरोड़ा, हमारी ये जो लेडी कांस्टेबल हैं ये आजकल बड़ी उदास रहती हैं। इन्हें किसी को पीटने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारे इस इंटरोगेशन रूम में जो भी आता है वो बिना कुछ छुपाए पहली दफा में ही सारा सच बाहर उगल देता है। कहा ना मैंने, अभिषेक मुझे टॉर्चर करता था और इसलिए हताश होकर मैंने जावेद और बाबू के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी में ट्विस्ट है। और ट्विस्ट यह है कि तुम पुणे से इंदौर सिर्फ अपनी बहन से मिलने नहीं जाती थी, तुम पुणे से इंदौर जाती थी इस बाबू से मिलने। और ये बाबू भी स्पेशली इंदौर से पुणे तुम्हें यहां मिलने आता था। हाँ साहब, यहाँ आते जाते रहते, मैं इन्हें पहचानता हूँ। कत्ल की रात, कत्ल के बाद तुमने और बाबू ने तुम्हारे कमरे में रात गुजारी एक साथ। और सच ये है मिस कोमल अरोड़ा कि बाबू सिर्फ तुम्हारा दिल हल्का करने वाला दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दिल धड़काने वाला दोस्त है। इज योर बॉयफ्रेंड। शुरुआत बेशक दोस्ती से हुई, लेकिन बाद में इस पुणे इंदौर के दोस्ती वाले हाईवे पर रोमांस की गाड़ियां बड़ी तेजी से दौड़ने लगी।
झूठ बोलता हमसे? मैं मानता हूं मैंने झूठ बोला साहब, लेकिन मैं सब सच बताता हूं साहब। मारे नहीं साहब। तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड बाबू ने बड़ी ही सफाई और चतुराई से बिल्कुल एक से बयान दिए, लेकिन वो कहते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम्हारे इस तीसरे साथी जावेद ने तुम्हारा सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया, पर हमारा काम आसान कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो मेरा दोस्त हो या बॉयफ्रेंड? बात तो एक ही है, वो अभिषेक जैसे दरिंदे से छुटकारा पाने में मेरी मदद कर रहा था। मिस कोमल अरोड़ा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब हम अभिषेक से कुछ नहीं पूछ सकते, क्योंकि तुमने उसका गला दबाकर उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। पर अभिषेक हमसे बोला। क्या? तुम्हारे अपने बड़े भाई अभिषेक अरोड़ा ने हमें बताया, जावेद की जुबान से। उसी ने हमें बताया कि कैसे एक बार तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाबू रंगे हाथों पकड़े गए थे। बाबू नाम है उसका। कहाँ से है? वो इंदौर की दोस्ती है हमारी। है कौन है बाबू? और किस तरह की दोस्ती है तुम्हारी उससे? एक तो दूसरे धर्म का लड़का, ऊपर से ड्राइवर। क्या बकवास कर रही हो तुम कोमल? उसका धर्म और काम मेरे लिए मायने नहीं रखता भैया, मैं उससे प्यार करती हूँ। फिजिकल रिलेशन रखने को प्यार नहीं कहते, समझी? जो हुआ सो हुआ। मैं इसे तुम्हारी एक छोटी सी भूल समझ के भुला दूंगा, लेकिन आइंदा अगर तुमने उस लड़के का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिमेंबर दैट। मैं उससे शादी करूंगी और आप मुझे रोक नहीं सकते, और ना आप मुझे धमका सकते हैं। तुमने सिर्फ इसलिए अपने बड़े भाई को मार डाला क्योंकि वो तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड बाबू उर्फ नदीम शेख के रिश्ते के खिलाफ था? वो मेरी फीलिंग समझ नहीं पा रहा था। मैं बाबू से सच्चा प्यार करती हूँ। तुम्हारा सच्चा प्यार झूठ, घटिया इल्जाम और सोचे समझे कत्ल की नींव पर खड़ा है। अगर पकड़ी गई तो क्या बोलना है, इसकी तैयारी भी तुमने पूरे सटीक तरीके से कर रखी थी। साहब, भेड़ बकरियों की तरह मारता था मेरी कोमल को साहब वो। और तुमने भेड़ बकरी की तरह उसका कत्ल कर दिया, गला दबाकर उसकी जान ले ली। प्यार करता हूं मैं कोमल से, जान भी दे सकता हूं साहब उसके लिए। कोमल, तुझे ऐसा देखता हूं ना तो खून खौलने लगता है मेरा, कसम से कह रहा हूं। कसम तो उसने खाई है, मेरी अर्थी उठाएगा, लेकिन तुम्हारे घर के लिए मेरी डोली नहीं उठने देगा। इन अर्थी, इन डोली, इन सब से कहीं दूर भाग चलते हैं। तुम्हारे भाई, उनकी पहुंच, उसकी नजर सबसे दूर। नहीं बाबू, हमारी लाइफ की शुरुआत तब तक नहीं हो सकती जब तक एक जहरीली लाइफ खत्म ना हो। क्या कहना चाह रही हो कोमल? वही बोल रही हूँ जो सही है। मैं दिल और दिमाग दोनों की बात कर रही हूँ बाबू। हम भैया को मार डालते हैं, उसके बाद उनके दोनों फ्लैट्स, उनकी गाड़ी, सब कुछ सिर्फ मेरा हो जाएगा, सिर्फ मेरा। और फिर वो हमारा ही तो होगा ना कोमल। लेकिन पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल की सजा हो जाएगी। बाबू, इस वक्त जिंदगी कोई जेल से कम है क्या? सुनो, ये सब एक एक्सीडेंट लग सकता है। कैसे? देखो, भैया को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तबीयत खराब हो सकती है और फिर डेथ भी हो सकती है। वो सब तो ठीक है कोमल, लेकिन कभी पकड़े गए तो? पकड़े गए तो क्या कोमल? बाबू, मैं बोलूंगी कि मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। वो आदमी हैवान था, वो अपनी छोटी बहन की इज्जत पे हाथ डालना चाहता था। अपनी ही छोटी बहन को
अपनी वहशियत का शिकार बनाना चाहता था। लेकिन पकड़े तो फिर भी जाएंगे कोमल। लेकिन दुनिया, अदालत, सबका दिल पसीज जाएगा जब मैं अपनी दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी। सजा तो फिर भी होगी ना? पर काफी कम होगी। हम जल्दी बाहर आ जाएंगे और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। कोमल, तुम्हारे बॉयफ्रेंड बाबू ने तो सारा जिम्मा तुम्हारे ऊपर डाल दिया। उसका कहना है कि जो भी किया कोमल ने किया, वो तो महज एक प्यादा था। उसने वही किया जो तुमने उसे करने के लिए कहा। झूठ बोल रहा है वो। हम दोनों इसमें बराबर के हिस्सेदार थे। इनफैक्ट केस क्लोज हो जाने के बाद भी पूरी प्लानिंग चल रही थी कि कब सब कुछ कैसे होगा। उसने तो ये भी कहा है कि तुम्हारे बड़े भाई अभिषेक का तुम्हारे साथ ही अश्लील बर्ताव वाला एंगल भी झूठ है। एक ऐसा झूठ जो सिर्फ तुमने बुना है। हाँ, वो झूठ है, पर ये झूठ भी हम दोनों ने साथ में ही बनाया। तो मतलब तुम्हारे बड़े भाई अभिषेक अरोड़ा ऐसे नहीं थे। तुमने उन पर ये झूठे और घटिया इल्जाम लगाए थे। तुमने अपने बचाव के लिए उनका नाम उछाला। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो मर चुका है ना, तो उसे नाम से क्या लेना? और हम जिंदा लोगों की जो जिंदगियां उछल रही थी, उसका क्या? तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारा लव अफेयर रोकना चाहा। इसके लिए ना तुमने सिर्फ उसका कत्ल किया, बल्कि उसकी इज्जत को भी चूर चूर करना चाहा। जब मैं उसकी जिंदगी में दखल नहीं दे रही थी, तो मेरी जिंदगी में दखल देने का हक उसे किसने दिया? तो तुम्हें यह हक किसने दिया था कि तुमने उसकी जान ली? उसका नाम उछालने का हक, बदनाम करने का हक, उसकी इज्जत को चूर चूर करने का हक। यह हक किसी को नहीं होते। ये संगीन जुर्म होते हैं और अब कानून भी हक से अपना फर्ज निभाएगा। ये एक निर्मम हत्या है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। एक बहन ने एक भाई का सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसे उस बहन के अफेयर से आपत्ति थी। आरोपियों ने कई कोशिशें की हैं यह साबित करने की कि पीड़ित अभिषेक अरोड़ा अपनी छोटी बहन कोमल अरोड़ा का मानसिक रूप से यौन शोषण कर रहा था, पर आरोपियों की दलीलों को साबित करने वाले कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुए हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर यह अदालत आरोपी कोमल अरोड़ा, आरोपी नदीम शेख उर्फ बाबू और आरोपी जावेद अली को अभिषेक अरोड़ा की हत्या में दोषी पाती है और तीनों को आईपीसी सेक्शन 302 फॉर मर्डर, आईपीसी 34 फॉर कॉमन इंटेंशन और आईपीसी 120B फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद जब केस कोर्ट में पेश किया गया, तब तीनों आरोपियों कोमल, बाबू और जावेद ने अपने दोषी ना होने की दलील की। मुकदमा चला और 1 साल की सुनवाई के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केस के दौरान तीनों आरोपी उस बड़े झूठ पर अड़े रहे कि अभिषेक ने कोमल का मानसिक तौर पर यौन शोषण किया था, लेकिन सहानुभूति की दाल गली नहीं। होने को अभिषेक पर लगाए गए आरोप से काफी बड़ा बवाल खड़ा हो सकता था और अगर उसमें हल्की सी भी सच्चाई की झलक होती तो शायद कोमल को सहानुभूति मिलती और शायद कोर्ट का फैसला भी थोड़ा अलग होता। लेकिन पुलिस ने आरोपी जावेद मिर्जा, बाबू और कोमल के बयानों में कई असमानताएं पाई, जिसकी वजह से कत्ल का असली हेतु उभर कर सामने आया। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की गहरी लापरवाही की वजह से एक मर्डर केस को एक्सीडेंटल केस करार दिया गया और इस केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन जब यह केस दोबारा खुला, तब एक बहन ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए सच्चाइयों को टेढ़ा किया और एक निर्दोष कत्ल हुए भाई पर विकृति का झूठा आरोप लगाया। वहीं इसी केस में पीड़ित की दूसरी बहन ने इसमें साजिश और लालच की बू को सूंघ लिया और उसके एक ईमेल ने इस केस को अपने सर के बल उलट दिया। किताब का आखिरी पन्ना पलटने तक और फिल्म की आखिरी रील खत्म होने तक कोई कहानी खत्म नहीं होती। कोई भी कानूनी फैसला जोश और सनसनी के आधार पर नहीं किया जा सकता। सच के हर कतरे को टटोलने के बाद, हर पक्ष के तर्क को सुनने के बाद अदालतें अपने फैसलों पर पहुंचती हैं। भावनाओं के दबाव में आकर फैसलों पर नहीं आधमका जाता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।